कक्षा 9 के सभी छात्रों एवं छात्राएं, गुड आफ्टरनून। आज यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में चर्चा करनी। अभी आपने यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा और उसे समझा कि यह घटना ने संपूर्ण यूरोप को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन के युग को समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान घटित घटनाओं ने फ्रांस सहित संपूर्ण विश्व के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विचारों को एक नई दिशा प्रदान की। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप और एशिया सहित विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों और शासन व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा होने लगी। इन्हीं चर्चाओं ने यूरोप और रूस में समाजवाद से संबंधित नए विचारों के उद्भव हेतु पृष्ठभूमि तैयार की। यूरोप में सभी लोग संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। परिवर्तन पर सभी के अलग अलग विचार थे, फिर भी अधिकांश लोग परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे और कुछ थे। धीरे धीरे यह परिवर्तन होता रहा। परिवर्तन चाहने वाले लोग कुछ उदारवादी और कुछ रूढ़वादी तथा कुछ आमूल परिवर्तनवादी, जिन्हें रेडिकल कहा जाता था। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में हमेशा एक नहीं होता है, बल्कि परिवर्तित होता रहता है। यहाँ हम 19वीं सदी की कुछ प्रमुख राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन भी करेंगे और अवलोकन भी करेंगे। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रभाव डाला। साथ ही कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे जिससे समाज के रेडिकल पुनर्गठन का गंभीर प्रयास किया गया था। रूस में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवाद 20वीं शताब्दी के समाज का स्वरूप तय करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का अपरिहार्य हिस्सा बन गया। अब उदारवादी, रेडिकल और रूढ़वादी के बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन के पक्षधरों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र के समर्थक थे जहां सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। तत्कालीन समय में यूरोप के सभी देशों में सामान्यतया एक ही धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हम ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन की सरकारें कैथोलिक चर्च की समर्थक थी। यह बात उदारवादियों के विचारों के विपरीत थी। उसी प्रकार से हम रेडिकल के बारे में जानेंगे। रेडिकल समूह के अंतर्गत आने वाले ऐसी सरकारों के पक्षधर थे जो जनता के बहुमत के समर्थक या समर्थन से बनी हो। ये महिलाओं से मताधिकार देने के भी समर्थक थे। ये बड़े जमींदारों व संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। रेडिकल निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, किंतु केवल कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध अवश्य करते थे। रूढ़वादी समूह के लोग रेडिकल व उदारवादी दोनों के विरुद्ध थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात रूढ़वादी भी परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने लगे थे। वस्तुतः 18वीं शताब्दी में रूढ़वादी सामान्यतया परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। अब किस प्रकार से औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन हुए, ये सभी लोग फ्रांस की क्रांति के बाद समझ सकते हैं। अब यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आया है, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
समाज के पुनर्निर्माण में जिन विचारधाराओं ने योगदान दिया उन सब में संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा का नाम समाजवाद था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाजवाद यूरोप में जाना पहचाना विचार बन गया था या बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। समाजवादियों का पहले दृष्टिकोण समझते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, अर्थात वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को ठीक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही समस्त समस्याओं की जड़ है। समाजवादियों का तर्क यह था कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति है वे दूसरे लोगों को रोजगार देते थे, किंतु मूल समस्या यह है कि धनवान व्यक्ति को केवल अपने लाभ से ही सरोकार रहता है। वे उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति की उत्पादनशीलता बनाते हैं। अब रूसी क्रांति के बारे में चर्चा चालू करते हैं। समाजवादियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में संसदीय चुनाव में जीत रहे थे, कानून बनवाने में भूमिका निभा रहे थे, किंतु सन 1914 तक यूरोप में कहीं भी समाजवादियों की सरकार नहीं बनी। सरकार बनाने में प्रभावी भूमिकाएं रूढ़वादियों, उदारवादियों और रेडिकल समूहों की ही थी। समाजवादियों के लिए अनुकूल समय तब आया जब यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में समाजवादियों ने सन 1917 की अक्टूबर की क्रांति के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब ये अक्टूबर की क्रांति क्या थी? अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर का दिन था। इस कारण से इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति का नाम दिया गया था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप केरेंस्की सरकार का अपनी जनता में लोकप्रिय न होने के कारण पतन हो गया था। उसके मुख्यालय विंटर पैलेस पर नौसेना के एक दल ने अधिकार कर लिया। उसी दिन सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई और उसने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया और सत्ता लेनिन के हाथ में आ गई। रूसी साम्राज्य 1914 के बारे में चर्चा करते हैं। सन 1914 में रूस एवं उसके संपूर्ण साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त वर्तमान का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड और यूक्रेन व बेलारूस के कुछ भाग रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर तक विस्तृत था। वर्तमान के मध्य एशियाई देशों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अधीन थे। तत्कालीन रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग अधिक संख्या में थे। साम्राज्य के अंतर्गत आने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम व बौद्ध भी थे। अर्थव्यवस्था जो 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग सभी लोग जान चुके हैं कि कृषि कार्य पर संलग्न था। यहाँ की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, जो तत्कालीन यूरोप से की तुलना में बहुत अधिक थी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी में कृषि पर आश्रित जो जनसंख्या थी 40 से 50% तक थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही बाजार के लिए उत्पादन करते थे। उस समय रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। औद्योगिक विकास के साथ साथ श्रमिकों की जो दशा थी रूस में बेहद खराब थी। बड़े बड़े कारखाने होने के बावजूद उत्पादन जो है वर्कशॉपों में ही होता है। रूस
में बहुत से कारखानों ने 1890 के दशक में कार्य करना प्रारंभ किया। इसका कारण रेल नेटवर्क का तीव्र गति से विकास होना था। उस समय रूस में विदेशी निवेश भी तीव्र गति से हुआ था। उद्योग के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी थी। फलस्वरूप कुछ ही वर्षों में रूस का कोयला उत्पादन दोगुना हो गया। इस्पात के उत्पादन में लगभग 4 गुना की वृद्धि हो गई और सन 1900 तक कुछ क्षेत्रों में कारीगरों और कारखानों और श्रमिकों की संख्या लगभग बराबर हो गई। अब किसानों की स्थिति के बारे में देखते हैं। गांव के अधिकतर भूमि पर किसान खेती करते थे। बड़ी संपत्ति पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का नियंत्रण था। श्रमिकों की भांति किसान भी बटे हुए थे। ये बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। अधिकतर किसान सामंतों और कुलीनों तथा अभिजात्य वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग इन किसानों या इस वर्ग पर बहुत ज़्यादा मारपीट भी करते थे, उनसे अवैध कर वसूलते थे, तो वो पीड़ित थे। तो उस पीड़ा के कारण इन जो किसान वर्ग था इन लोगों से घृणा करता था। रूस के किसानों की स्थिति फ्रांस के किसानों जैसी नहीं थी। फ्रांस के जो किसान थे वो बड़ी जोतों पर कृषि कार्य करते थे, जबकि रूस के किसान छोटी छोटी जोतों पर कार्य करते थे। यहाँ केवल जो रूस में जो पुरुष और महिलाओं को काम करने पर के साथ साथ बच्चों को भी काम पर लगा दिया जाता था। उनको उनके बराबर वेतन या उत्पादन का भाग उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता था, जो फ्रांस जैसे देशों में प्राप्त होता था। जब करों की वसूली का मामला आता था तो उन पर भीषण अत्याचार किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में अनेक जमींदारों और कृषकों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, जिस कारण से 1902 के आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिस कारण से जमींदारों की हत्याएं भी हुई। तो ये स्थिति हमेशा संघर्ष की बनी। जब रूस में समाजवाद आया तो निश्चित तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा किसान वर्ग और अभिजात वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगा। और इसी कारण से जो साम्यवादी 1917 की क्रांति थी वो सफल हुई। अब खूनी रविवार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1905 की जो क्योंकि रूस की क्रांति दो भाग में हुई, एक 1905 की क्रांति और एक 1917 की क्रांति। जब 1905 में उथल पुथल देश में चल रही थी तो उस समय रूस के श्रमिकों के लिए बहुत निराशाजनक वाला ये वर्ष रहने वाला था 1905। तो उसके लिए उन्होंने एक तो सूखा भी पड़ा था और उनका उत्पादन भी घटा था। तो किसानों के एक बड़े आंदोलन में जो सेंट पीटर्सबर्ग में था, लगभग 1,10,000 से अधिक इसमें श्रमिक जो थे वे अधिक काम उनसे लिया जाता था और उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, जिस कारण से उन्होंने हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया था। और सेंट पीटर्सबर्ग में वे हड़ताल के तौर पर अपना पद संचलन कर रहे थे, यानी सड़क से वो निकल रहे थे। उसी समय जारशाही को ये लगा होगा कि ये हमारे विरुद्ध ये आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि वो इस हड़ताल को समाप्त कर दें, जिस कारण से वहाँ पर खूनी संघर्ष हो गया और लगभग 100 से ज़्यादा उसमें श्रमिक घायल हो गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए और 100 से ज़्यादा उसमें मर गए। तो ऐसी ये घटना खूनी रविवार के नाम पर जानी जाती है।